क्लास आज हम डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय विषमता रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में। ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज चैप्टर है बेसिकली ये फोकस करना चाहता है कि जब हम किसी डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे या अंडर डेवलप कंट्री की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी कंट्रीज़ में जो कि डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज होती है। और किसी कंट्री की ग्रोथ और किसी कंट्री का डेवलपमेंट तभी सही माना जाता है जब उस कंट्री में जो है इक्वलिटी आए, रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो। और रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, यानी कि क्लास इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो बात आती है जब किसी कंट्री का इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, सब कुछ को मैनेज करके चलना है तो रीजनल डिस्पैरिटीज को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपका ब्लॉक नंबर 4 होगा और रीजनल डिस्पैरिटीज चैप्टर है। हमने आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल डिस्पैरिटीज ये तीनों चैप्टर इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ वन बाय वन क्योंकि इससे इंटरलिंक है क्लास। पॉवर्टी के रीजन क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या थे और उसी तरह से रीजनल डिस्पैरिटीज के भी रीजन क्या हैं वो यहीं से निकल के आते हैं क्लास। हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं। तो जो किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो फीचर होते हैं, चाहे वो पर कैपिटल हो, चाहे सेविंग रेट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट रेट हो, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का ट्रेंड हो या ग्रोथ हो या पॉपुलेशन रेट, जितने भी इंडिकेटर हैं आपको पढ़ाए थे वही इंडिकेटर आप माइंड में रखिए और उसी इंडिकेटर के बेस पे आप इस चैप्टर को कंक्लूड कर सकते हैं क्लास। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझ लीजिए और खुद से पॉइंट को आप जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इस पेपर में आपको कोरिलेट करना है चीज़ों को। और जब आपको कोरिलेट करना आ जाएगा तो सारा पेपर आपके टिप्स पे रहेगा क्लास। ठीक है, तो देखो मैं आपको रीजनल डिस्पैरिटीज पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें समझाता हूँ और उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहली क्लास आपने विशेष सर्कल पॉवर्टी पढ़ा और विशेष सर्कल पॉवर्टी में देखा कि हम उसी चक्र में क्यों बंधे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए, और ये प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटीज है, चीज़ें हैं। तो कोई स्टेट ज़्यादा रिच है, कोई स्टेट पुअर है, किसी स्टेट की अलग सिचुएशन है। तो यानी कि हम यहाँ पर पढ़ने की इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट होता है कि स्टेट के अंदर ही क्या डिस्पैरिटीज है। अगर मैं सपोज दैट मैं यूपी की बात कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एरिया है और उस पर 4 अलग अलग नॉर्थ मतलब पूर्वांचल अलग हो जाता है, ईस्टर्न यूपी अलग हो जाता है। तो हर यूपी की हर स्टेट की अपनी अपनी सिचुएशन है, चाहे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ये क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। और इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट क्या होता है? जैसे बिहार और यूपी के कंपेयर करें, आप यूपी और पंजाब का कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटर स्टेट। ओके, तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के जो डिस्पैरिटीज के पीछे रीजन क्या है? और हम चाहते हैं कि अगर यार ऐसे समझ लीजिए कि एक परिवार में अगर 2-4 भाई हैं तो चारों भाई का ग्रोथ जो है बराबर रहेगा, सभी का साथ साथ विकास हो, सभी का एजुकेशन, सभी की हेल्थ, सभी का शेल्टर हो, एजुकेशन हो, इनका हेल्थ अच्छा हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, कंजप्शन अच्छा हो, तब माना जाएगा ना देश का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ है। तो किसी जैसे एक फैमिली की ग्रोथ को इंडिकेट किया जाता है कि उसके सारे फैमिली के सारे मेंबर अच्छे सेटल हैं। तो उसी तरह से अगर किसी कंट्री को ग्रोथ या डेवलपमेंट नेशंस या बेस्ट नेशंस मतलब एक डेवलप्ड नेशन तब माना जाएगा जब उसकी रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो, उसका हर एक सेक्टर डेवलप्ड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सबका विकास होना चाहिए, हर सेक्टर का विकास हो। और हर सेक्टर के साथ साथ हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट और हर ब्लॉक का डेवलपमेंट हो, तभी कहा जाएगा कि वो देश का ग्रोथ हो रहा है। भाई हमारे करंट गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है? सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान था उसका टारगेट क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कहने का मतलब बेटा हम आपको बताना ये चाहते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि जितने भी 5 ईयर प्लान बनाएंगे
किसी में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, किसी में इंडस्ट्री को फोकस किया गया, किसी में सर्विस सेक्टर को फोकस किया जा रहा है, किसी में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, किसी में पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम था। तो हर एक प्लान का अपना अपना एजेंडा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि एक साथ हम सारे प्लान को, सारे टारगेट को, तो सारी चीज़ों को एक साथ तो हम अचीवमेंट नहीं कर सकते टारगेट को। अगर आपको सिविल सर्विसेज बनना है और आपकी मैथ कमज़ोर, पहले मैथ को रिड्यूस करेंगे, फिर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका पोर्शन वीक है उसको पहले रेडी करेंगे और बाद में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज तैयारी हो जाएगी और बाद में आपका एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा। तो जब आप किसी अच्छे प्लेटफार्म में जाते हैं तो वो क्या होगा, आपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ। तो वैसे किसी कंट्री का अगर HDI ऊपर जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है, वर्ल्ड में उसकी काउंटिंग होती है, तो इस बेस पे होती है कि उसका हर सेक्टर देखा जाता है, चाहे वो GDP का सेक्टर हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेथ रेट हो, चाहे बर्थ रेट हो, चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, हर एक सेक्टर को आप देखते हैं। चाहे गवर्नमेंट का BOP हो, चाहे डेफिसिट हो, चाहे प्राइस लेवल हो, चाहे बिजनेस साइकिल हो, चाहे इंटरप्रेन्योर हो, चाहे कंजप्शन हो, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर, वो सब बेटर होना चाहिए। और इसी इकोनॉमिक इंडिकेशन के बेस पे क्लास हम क्या करते हैं, चीज़ों को कोरिलेट करते हैं और आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ये बातें सारे माइंड में रखना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मैं कहना चाहता हूँ तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ वो होती है जिसमें हमारा टारगेट क्या होता है, बैलेंसेस ग्रोथ करना। और बैलेंसेस ग्रोथ कब करेंगे, जब हम सब सेक्टर को बैलेंस लेके चलेंगे, हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर सेक्टर को और हर तबके के लोगों को लेके चलेंगे। मतलब चाहे वो मार्जिनाइज ग्रुप हो, चाहे SC ST का ग्रुप हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो कहा जाता है जिसको, मतलब इनमें चाहे वुमेंस की बात किया जाए, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात किया जाए, हर सेक्टर की बात किया जाता है। ओके, तो हम इसमें सिर्फ कोई हम सोशल इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, सारे इंडिकेटर की बात करेंगे क्लास। तो हम कह रहे हैं आपको, अगर एग्जाम में आपको लिखना चाहेगा कि डिस्पैरिटीज़ क्या होता है, तो किन पॉइंटों पे आप डिस्पैरिटीज़ को पहले एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले लिखिए द ऑब्जेक्टिव, तो ये हो गया। और सारी बातें जो गाथा बताया आप वो पहले बता दीजिए। इसके बाद आप बताइए कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस डिस्पैरिटीज़। सो फर्स्ट यू कैन फिर GDP पर कैपिटा। अब स्टेट वाइज चलिए या डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज हर स्टेट की देखो GDP सबसे ज़्यादा कहाँ की है, किसी को पता है? पंजाब कहा जाता है, गोवा का या महाराष्ट्र का। हर स्टेट का अलग अलग GDP पर कैपिटा इनकम है। क्यों है? क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग GDP है और हर स्टेट का GDP है तो उसका पर कैपिटा इनकम अलग अलग होगा। तो स्टेट वाइज आप GDP पर कैपिटा देखेंगे। सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, और नो डाउट कि जिस स्टेट का जो GDP बेटर होगा, स्टेट GDP, उस स्टेट का जो है सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट बेटर होगा। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सेविंग रेट है, डिफरेंट जो है इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट कैपिटल फॉर्मेशन है, डिफरेंट GDP है। तो ये पॉइंट हो गया। एग्रीकल्चर के पॉइंट आप इससे डिस्पैरिटीज कर दीजिए क्लास। किसी स्टेट में चाहे क्रॉपिंग पैटर्न देखो, किसी स्टेट में जैसे वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, UP में होता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, UP में होता है। और मोटे अनाजों का प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान शायद। ठीक है, दालों का प्रोडक्शन कहाँ से ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश शायद कहा जाता है। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट क्लाइमेट्स है, डिफरेंट प्रोडक्शन है, डिफरेंट प्रोडक्टिविटी है, डिफरेंट वहाँ की फार्मर की इनकम है, डिफरेंट लैंड एरिया है, होल्डिंग एरिया है, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है। वहाँ पर हमें कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जो है क्या बोलते हैं, लैंड्स एरिया जो है मतलब कंसोलिडेशन, चकबंदी वगैरह जिस स्टेट में अच्छा रहा, रिस्पांस रहा है, लैंड रिफॉर्म जहाँ अच्छा रहा है वहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोडक्टिविटी हो, चाहे किसी क्रॉपिंग पैटर्न हो, चाहे मतलब इनोवेशन की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। अगला क्लास इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसाइड कर दीजिए किस स्टेट में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, कहाँ पेट्रोलियम है, कहाँ रिफाइनरी है, कहाँ पर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिग्नाइट का सबसे प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। इस तरह से अगर क्या साड़ी कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है प्रोडक्शन जो है, सूती वस्त्र उद्योग, सूरत।
ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग जोग्राफियल रीजन की वजह से वो वहाँ पर पेट्रोलियम कहीं है, रिफाइनरी कहीं है, फिशिंग कहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं मसालों की बात करें तो केरल साउथ, ओके। अगर टी की बात करें तो सबको पता है आसाम टी। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट क्लाइमेट्स है, डिफरेंट रीजन है आपका। सर्विस सेक्टर की बात करें, एजुकेशन, हेल्थ, इंडिकेटर, रोड, हाईवे, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस सेक्टर की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। स्मॉल स्केल की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ की है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की है, और डेथ रेट, बर्थ रेट किस स्टेट की कम है, किस स्टेट ज़्यादा है, एजुकेशन कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है, हेल्थ इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस स्टेट की ज़्यादा है, किस स्टेट की कम है। तो पॉपुलेशन के बेस पे आप डिस्पैरिटीज़ को डिसाइड कीजिए क्या है। पॉवर्टी के बारे में, सबसे गरीब राज्य कौन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पॉवर्टी के बहुत सारे रीजन और कॉजेज दिखा सकते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रिलेटिव पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो आपको जस्ट एक माइंड में थोड़ा सा इंडेक्स रखना पड़ेगा। जोग्राफियल पॉइंट आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या डिस्पैरिटीज़ है, क्लाइमेट्स अलग अलग है किसी अलग, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, हर स्टेट का नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग अवेलेबिलिटी है, और नेचुरल रिसोर्स की वजह से ही उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर ही, पूरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड, हाईवे, इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। और जिस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, नो डाउट वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर, सर्विस, इंडस्ट्री, ग्रोथ, सेविंग रेट सब कुछ बेटर होगा। इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। कैपिटल इनफ्लो की बात करें, सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो कहाँ पर आ रहा है, किस स्टेट में ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही हैं, इस सब के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर सकते हैं, जिसमें हम एजुकेशन लेते हैं, पॉवर्टी लेते हैं, कॉस्ट रीजन लेते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग कल्चर रीजन लेते हैं, रिचुअल लेते हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्लास। तो अगर मैं बहुत डेप्थ में ना जा करके आपको बताऊं कि आपसे अगर डिस्पैरिटीज़ क्या होती है, उसके मेन डिफरेंसेस पॉइंट्स क्या होते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो शायद आप बता लेंगे, ओके, ठीक है। अब आपसे क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़। क्षेत्रीय विषमता के रीजन क्या है, कारण क्या है। एज इकोनॉमिक्स के पॉइंट आप इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी कंट्री की जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ के पीछे रीजन क्या है। तो भाई आप तो या तो रट्टा मान लीजिए या तो आप समझ लीजिए। तो समझने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटीज़, तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब बैलेंसेस ग्रोथ, अनबैलेंसेस ग्रोथ क्यों है। तो इन सब बातों को पॉइंट में रखते हुए आप निकालिए रीजनल डिस्पैरिटी का रीजन क्या है। तो रीजन कहीं से अलग से नहीं बनाना क्लास, आप इन्हीं पॉइंटों को रीजन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, यस, पहला रीजन जीडीपी, दूसरा रीजन सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है। इसी को दूसरे पे में कीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है, क्लाइमेट्स अलग है, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है, डिफरेंट कॉस्ट, मतलब कितना कॉस्ट आ रही है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ का रीजन यहाँ से लगाइए। तो जितने भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ के रीजन हैं क्लास, आप यहीं से उसको काउंट करा दीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपके रीजनल डिस्पैरिटीज़ के हो जाएंगे। जैसे मेन पॉइंट लिख लेना, पर कैपिटल इनकम लिख लेना, लोकेशन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले लेना, नेचुरल रिसोर्सेस ले लेना, ठीक है कहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट अभी से रीजन क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ का रीजन क्या है, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, ठीक है। इस तरह से आप एग्रीकल्चर पैटर्न दिखा सकते हैं, इंडस्ट्री दिखा सकते हैं, पॉवर्टी दिखा सकते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब बेटा यही है कि यार इन चीज़ों को, इन्हीं पॉइंटों को आप, रीजन क्या है, कारण क्या है, इन्हीं चीज़ों को। बिकॉज ए पुअर पर्सन, गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। तो एक देश का जीडीपी कम है, जब भाई उस देश का जीडीपी कम है, उस स्टेट का पर कैपिटल इनकम कम है, तो नो डाउट कि उस कंट्री, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सर्विस भी कम होगी। जब सर्विस कम होगा सेविंग भी कम होगा, सेविंग कम होगा तो वहाँ पर पॉवर्टी होगी, एजुकेशन हेल्थ कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं सारे चीज़ें वही हैं, घुमाना है आपको भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप बेटा जी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं पॉइंटों को आप रीजन मान लीजिए, इन्हीं पॉइंटों के बेस को आपको डिस्पैरिटीज़ को एक्सप्लेन करना है, और इन्हीं पॉइंटों को आप रीजन समझ लीजिए। आगे मेरी बात समझ में, मैं कहना चाहता हूँ, ओके। अगला क्लास आता है
सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिसी मेजर्स टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? स्टेट और सेंट्रल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया इस रीजनल डिस्पैरिटी को, इस क्षेत्रीय विषमता को कैसे ख़त्म किया जाए। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपके परिवार में अगर सपोज दैट एक भाई होता है जो गरीब है और आपका दूसरा भाई जो है बहुत रिच है, तो जो बड़ा रिच वाला पर्सन है वो क्या करेगा? अगर छोटे भाई की हेल्प करेगा तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर ले, या हो सकता है कि उसको सब्सिडी दे दे गवर्नमेंट की तरह, या उसको प्रमोट करे, या उस पर फोर्सफुली उससे टैक्स लेकर के खर्चा करे। बात समझ में कहने का चाहता हूँ, स्टेट 3-4 तरह का से, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है 5 पीरियड प्लान में जितनी पॉलिसी बनाई है, टैक्स का कलेक्शन किससे करना है, किस स्टेट को देना है, कौन कौन से प्रोग्राम को फोकस करना है, एग्रीकल्चर फोकस करना है या इंडस्ट्री फोकस करना है, सर्विस फोकस करना है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम रहा है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि रीजनल डिस्पैरिटीज को ख़त्म करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं गवर्नमेंट की, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे सर्विस सेक्टर की पॉलिसी रही हो, ठीक है, या जिसमें फिजिकल पॉलिसी हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, जितनी भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो कहीं ना कहीं बैलेंसेस ग्रोथ करने के लिए होती है, और वही बैलेंसेस ग्रोथ नहीं होता तो रीजनल डिस्पैरिटीज होती है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जितनी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है वो पॉलिसी कहीं ना कहीं इन पॉइंटों को सॉल्व करती है, और ये पॉइंट सॉल्व करती है तो रीजनल डिस्पैरिटीज को पॉलिसी हो गई। तो बेटा जी, अगर आपको नरेगा आता है, मनरेगा का जो पॉवर्टी प्रोग्राम है वो क्या हो जाएंगे, ये भी तो हो जाएगा, या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव प्रोग्राम है यही हो जाएगा, एजुकेशन प्रोग्राम है यही हो जाएगा। अगर मेक इन इंडिया की बात करें या स्किल इंडिया की बात करें तो क्या है, यही तो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्लास यहाँ पर ये है कि आपको रटने की लिए ज़रूरत नहीं है, आप कैसे करेंगे पॉलिसी, व्हाट आर योर सजेशन। अब आपको सजेशन देना तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट नीड टू फोकस द जीडीपी, गवर्नमेंट नीड टू फोकस द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग रेट, बिकॉज सेविंग इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते वेरिएबल ऑफ आवर इकोनॉमी, क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो कैपिटल फार्मेशन नहीं होगा, और कैपिटल फार्मेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो भैया पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगी, फिर सेविंग कम हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगा, ठीक है, तो सारी सिचुएशन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव है कि भैया कैसे वो सेविंग नेट इन्वेस्टमेंट कराए, और इसके लिए जनधन योजना, विद्याधन योजना, दुनिया भर की गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई है। बात समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ, ओके। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर के लिए अभी आजकल हम एग्रीकल्चर फार्मर की इनकम को डबल करना है। जिस स्टेट के एग्रीकल्चर है, देखो जैसे बिहार में बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हर स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, तो उसको स्पेशल ध्यान में रख करके स्पेशल फोकस किया जाता है, स्पेशल पैकेज किया जाता है क्लास, ठीक है। इसी तरह से टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉवर्टी रिमूवल जितने प्रोग्राम रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट तो किया हुआ है। अगर कुछ नहीं समझ में आता बेटा जी एग्जाम में आपको, तो ये सारी पॉलिसी जितनी प्रॉब्लम है इन्हीं को सबको पॉलिसी में कन्वर्ट करके आप लिखते चले जाइए, बड़ा अच्छा चैप्टर बन जाएगा। गलत तो बता नहीं रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन ये कितना है या कितना होना चाहिए, हमें अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो बोला कि ठीक है, नो डाउट गवर्नमेंट हैज़ टेकन प्रॉपर स्टेप्स, मे बी फिर भी हमें बहुत अभी रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, अभी स्टिल बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज़ है, अभी भी ह्यूज लेवल पे पॉवर्टी है, अभी भी अनएजुकेशन है बहुत ज़्यादा है, अभी भी हमें रिक्वायरमेंट है पर कैपिटल प्रोडक्टिव बढ़ाने की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की, बहुत सारी चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्लास हमारा एग्जाम में लिखना है तो क्या करेंगे क्लास, तो लिख देंगे बैकवर्डनेस टू रिसोर्स द फंड। क्या कह रहा है पहला कि बैकवर्डनेस एंड रिसोर्स फंड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ कि रीजनल डिस्पैरिटीज कम करने के लिए जिस स्टेट की जो प्रॉब्लम है, हर स्टेट को उसी अकॉर्डिंग फंड को रिसोर्स एलोकेट कर रही है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सुना होगा आपने। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है कि जो एरिया बहुत बैकवर्ड है उसको फोकस करने की गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, वहाँ पर FDI देने की प्रयास कर रही है, वहाँ पर रोड बनाने की, वहाँ पर हाईवे देने की, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम बनाती है स्पेशल एरिया प्रोग्राम में।
ठीक है। इंसेंटिव टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट एंड बैकवर्ड एरिया, ठीक है। सारे कुल मिला के इन्हीं सारे पॉइंटों को आप एक्सप्लेन करना है, ओके। और सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन सुना होगा आपने फाइनेंशियल स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा होगा। तो फाइनेंशियल स्टेट रिलेशनशिप में यही होता है कि हर स्टेट की अपनी अपनी सिचुएशन है, वो टैक्स कलेक्ट करके देता है, स्टेट उसको प्रमोट करता है, स्टेट को प्रमोट करने के लिए फिर सेंट्रल स्टेट को वापस फंड देता है। तो करना क्या है यहाँ पर बेटा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट से पूछिए कि इनकम टैक्स कंसंट्रेशन क्या रहा है, किस तरह से कलेक्ट करता है, किस तरह से देता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव टू सब्सिडी टू स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी स्टेट देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने मतलब गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रहा है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट फ्री लोन्स देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, सेल टैक्स एग्जम्प्टेड, स्मॉल डेवलपमेंट इंडिकेट प्रोग्राम, सिड भी आपने सुना होगा, सिडको सुना होगा। बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने, स्टेट ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। तो फाइनली भैया आपको ये बताना है, सारी गाथा ये का रिजल्ट है बेटा जी कि रीजन क्या है डिस्पैरिटीज के। रीजन अगर आपको पूछा जाता तो आप रीजन को कैसे ढूंढेंगे, इन्हीं पॉइंटों को रीजन बना देना, इन्हीं पॉइंटों को रीजन बनाने के बाद कॉजेज हो जाएगा वही, और इन्हीं पॉइंटों को सॉल्व कर देंगे तो आपका पॉलिसी सजेशन हो जाएगा। और थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी को जितनी चीज़ें अडॉप्ट की गई है इन्हीं पॉलिसी को बना दीजिए और लिख दीजिए कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर इनिशिएटिव लेना शुरू किया हुआ है, में भी अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और अपना सजेशन दे दीजिए, रिकमेंडेशन दे दीजिए और कंक्लूजन में लिख दीजिए कि नो डाउट कि हम 1951 से 1900 देश जब से आज़ाद हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम देखें तो पहले हमारे पास बहुत कुछ प्रॉब्लम थी। आज धीरे धीरे हर पर्सन का देख रहे हैं, हर गांव का विकास हो रहा है, हर एरिया का विकास हो रहा है। पहले रोड की कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, एजुकेशन इतना नहीं था, एक्सप्लोर हुआ था, और हेल्थ सेक्टर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज हम रूरल एरिया में देखें या अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। कहने मतलब आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना है और थोड़ा सा कुछ भी बाद में फिर और कमियां निकालना है और बोलना कि और फोकस करना है भाई, ठीक है। तो क्लास उम्मीद करता हूं कि अगर ये 15 नंबर में क्वेश्चन आता है 20 नंबर में तो आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहता हूँ, चेप देंगे। और चेपने मतलब होता है कि आप बहुत अच्छा तो लिख पाएंगे, आपको सोचने के लिए समय रहेगा, और सोचने के लिए समय इसलिए रहेगा क्योंकि आप इन पॉइंटों को माइंड में रखिए और जितना मर्जी लिखते रहिए यार, ठीक है। चलें बेटा जी, बस इसके बाद हम इंक्लूसिव ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सारे प्लान को एक साथ पढ़ाऊंगा। और इतने सारे प्लान बने हुए हैं तो उसको अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, और पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, और डिस्पैरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। तो जितने प्लान हैं उनको हम एक ही लेक्चर में पढ़ाएंगे क्लास, लेकिन आपको वो सारे प्लान को याद भी करा दूंगा एक ही लेक्चर में, क्योंकि आपको रटना नहीं है। मैं पहले बताता हूँ, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ आपको रटाऊँ ना, चीज़ों को समझा दूँ, ठीक है। तो एज ए इकोनॉमिक्स टीचर, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आप और हम ये चीज़ों को विश्लेषण करना सीख लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा।